हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका बायो टीचर बीवी यादव। बच्चों, पिछले टर्न पर या पिछले वीडियो में हमने जंतुओं में पोषण को बताया था और जिसमें मानव के पाचन तंत्र के बारे में वर्णन किया था। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि पौधों में कैसे पोषण होता है। पौधों में पोषण दो तरह से होता है। एक स्वपोषी पौधे होते हैं और परपोषी पौधे होते हैं। स्वपोषी पौधे वे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं, अर्थात इनका जो पोषण है वह स्वपोषण कहलाता है। परपोषी यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल रहित पौधे होते हैं और वो कवक समुदाय के पौधे होते हैं। तो वे अपने पोषण के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। या तो वो दूसरे पौधों पर उगते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर उग करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और तो परजीवी हैं, कुछ परजीवी हैं, कुछ मृतोपजीवी हैं। जैसे मृतोपजीवी में जो है ये मशरूम आता है या राइजोपस है, और परजीवी में जिनके द्वारा फसलों में रोग लगते हैं जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनीस है या स्टिलागो है, तो ये दूसरे पौधों पर उग करके और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो परजीवी, मृतोपजीवी, कुछ सहजीवी होते हैं। तो सहजीवी जैसे कुछ जीवाणु हैं, वो सहजीवी होते हैं जो मटर कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है और वह वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और नाइट्रेट में बदलता है तो पौधे इस नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं और उसको रहने के लिए स्थान तथा भोजन मिलता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इनके बीच का संबंध सहजीवी संबंध होता है। कुछ पौधे कीट भक्षी होते हैं बच्चों, जो कीटों का भक्षण करते हैं। वे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे ड्रासेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, निपेंथिस है। अब हम आते हैं जो हरे पौधे होते हैं जिनमें स्वपोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जाने। पर्णहरित वाले पौधे या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ मंड बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक तथा जल। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का बच्चों यह समीकरण है एक, ये ऊपर मैंने लिखा है, आपको दिखाई देगा, ये ऊपर लिखा हुआ है।
देखें 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 6O2 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O क्या है, ये जल है, और बीच में जो तीर लगा उसके ऊपर लिखा है प्रकाश, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और नीचे क्लोरोफिल लिखा है, इसका मतलब हरे वाले भाग में या हरित लवक वाले भाग में ही होती है क्रिया। और आगे जो बना हुआ है C6H12O6 है, वही कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है तथा ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन वायुमंडल में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का यह क्या है, समीकरण है, अभिक्रिया का समीकरण है। अब आते हैं बच्चों के प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है, यह 2 चरणों में पूरी होती है। पहली है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया का आविष्कार हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं है तो प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में होता क्या है, तो जो क्लोरोफिल यानी हरित लवक में जो क्लोरोफिल के अणु होते हैं वह सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करते हैं, और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा और जो है उत्पन्न होती है। तो इस क्लोरोफिल के द्वारा जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। जल का प्रकाशीय अपघटन यानी सूर्य के प्रकाश ऊर्जा द्वारा जल का अपघटन होता है, यानी जल जो होता है हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन में अपघटित हो जाता है। यहां पर ये रिएक्शन आप देखेंगे, ये नीचे मैंने दिया है, ये रिएक्शन देखिए दिखाई दिया, जल का प्रकाशीय अपघटन 4H2O इक्वल टू 4H आयन है प्लस 4OH ऋण आयन है, यानी ये हाइड्रोजन आयन है और वह हाइड्रोक्सिल आयन है। और फिर क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसका संघनन होता है और बनता है क्या कि जल और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वह वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो पहला रिएक्शन आपने देखा कि क्लोरोफिल के जो अणु हैं जब वो एक्साइटेड होते हैं तो हाइड्रोजन यानी इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करते हैं और उस क्लोरोफिल के अणु द्वारा जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिससे जल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में अपघटित हो जाता है। और यह हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है उसका संघनन होता है, जिससे जल बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन वायुमंडल में चली जाती है। अब इसके बाद बच्चों जो जल के प्रकाशीय अपघटन से हाइड्रोजन आयन बना हुआ था, वह हाइड्रोजन आयन वहां पर उपस्थित NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यह हाइड्रोजन आयन को प्राप्त करता है, अर्थात इसका अपचयन होता है, जिससे 2NADPH2 बन जाता है, यानी 4H हाइड्रोजन प्लस 2NADP इज इक्वल टू 2NADPH2। और
शेष जो ऊर्जा बचती है वह फास्फेट के रूप में एडीपी से संयुक्त होती है और क्या बनता है, एटीपी, यानी एडीपी प्लस एक फास्फेट का अणु जुड़ता है और उससे बन जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपने देखा कि प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज बना, ऑक्सीजन बना और NADPH2 बना और ATP बना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में बच्चों जल के प्रकाशीय अवघटन से ऑक्सीजन बनती है जो वायुमंडल में चली जाती है, हाइड्रोजन आयन जो उसका बनता है उससे NADP का अपचयन होता है NADPH2 में, और शेष जो ऊर्जा बचती है वह ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए एडीपी से संयुक्त होकर के एटीपी बनाती है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है प्रकाशिक अभिक्रिया में बने। अब एडीपी से एटीपी बनने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया को कहते हैं क्या चीज, फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इसके बाद आता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को दो चरणों में बांटते हैं, पहला प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, प्रकाश रहे या न रहे ये क्रिया होती है। और इसका आविष्कार ब्लैकमैन ने किया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है बच्चों। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा कि पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में एक पदार्थ होता है आरडीपी, रिबुलोस डाइफॉस्फेट। यह रिबुलोस डाइफॉस्फेट वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, उसे ग्रहण करता है और बना देता है एक अस्थायी पदार्थ है PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड या फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से हाइड्रोजन आयन को प्राप्त करके बनाता है एक कंपाउंड PGAL, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणु बनते हैं, जिसमें से 10 अणुओं से पुनः RDP बन जाता है और 2 अणुओं से ग्लूकोज बनता है। यह क्रिया एक चक्र में होती है और इसका आविष्कार केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, केल्विन और बेंसन ने। इसलिए इस चक्र को केल्विन चक्र या केल्विन बेंसन चक्र कहते हैं। इसको आप चित्रों के माध्यम से इस प्रकार से समझेंगे, देखेंगे कि कैसे मैंने इसको बनाया है। ये है बच्चों केल्विन चक्र का चित्र, जिसमें आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से जो है ये क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन भी इसे कहते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ब्लैकमैन अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, और सबसे ऊपर लिखा है आरडीपी, रिबुलोस डाइफॉस्फेट। रिबुलोस डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है
और आगे बन जा रहा है दूसरे स्टेप पर। आप देखिए क्या बन जा रहा है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल पीजीए, पीजीए बन रहा है। यहां पर ये देखिए पीजीए है, ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। और फिर इससे जो है ये NADPH2 से हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहां पर देखेंगे कि ये पीजी फास्फोग्लिसरल डिहाइड बना है, PgAl। मैंने उसके नीचे लिखा है 10+2, यानी 12 अणु बनते हैं, जिसमें से 10 अणुओं से देखिए डायरेक्ट तीर जो ऊपर चला गया है, यानी 10 अणुओं से RDP बन जाता है, और 2 अणु से जो है नीचे की ओर दिखाया है ग्लूकोज, यानी 2 अणु से जो है ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, यानी पौधे का भोजन बन जाता है। तो ये है बच्चों, ये चक्र जो है, इस चक्र को ही केल्विन बेंसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इस उन्हीं के नाम पर इसका नाम केल्विन बेंसन चक्र है। तो इस तरह से ये अप्रकाशिक अभिक्रिया ये पूरी होती है, और पूरे का जो रिएक्शन है, यानी जो समीकरण है बच्चों, ये यहां पर है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 6CO2 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH2 इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADP प्लस 6H2O। ये पूरे यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का समीकरण है। दोनों को मिला करके यानी प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया, ये मिला करके ये समीकरण है। क्योंकि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया में ये समीकरण बना है, आप जानते हैं कि जैसे एक चीज आपका मोबाइल ही है, मोबाइल को पहले क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं। चार्ज कर देने के बाद उसमें एनर्जी एकत्रित हो जाती है, और जब एकत्रित हो जाती है तो फिर आप काम करने लगते हैं, तब आपको प्लग और चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण में भी प्रकाशिक अभिक्रिया में पहले एनर्जी बनती है, ATP और NADPH2, और वही आगे वाली अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम आती है, इसलिए वहां सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चों ये हुआ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब है प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है। तो पहला है कि भोजन एवं अन्य पदार्थ। भाई पौधे जो है भोजन बनाते हैं, चाहे जिस भी रूप में आप जो भी अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, दाल खाते हैं या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये सब में क्या है, भोजन है, जिससे सभी लोगों को जो है भोजन मिलता है और भोजन से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो जितने भी पोषक तत्व भोजन के होते हैं वो पौधों द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों से प्रकाश संश्लेषण के अलावा के प्रोडक्ट के अलावा एल्कोलॉइड्स, रबड़, सेलुलोज, बिरोजा आदि जो है औद्योगिक महत्व की वस्तुएं हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। दूसरा है ऊर्जा का स्रोत। अब भोजन ऊर्जा का स्रोत होता ही है, इसके अतिरिक्त इनके लकड़ी, पेड़ पौधों की जो लकड़ियां होती हैं वह ईंधन के काम में आती हैं। और जो पहले के बताया जाता है
कि जो पहले के पेड़ पौधे या जंगल थे वह पृथ्वी पर उथल पुथल हुआ और जमीन के अंदर दब गए और उन पर लाखों बरस तक अभिक्रियाएं होती रहीं और जिसकी वजह से वो कोयले में परिवर्तित हो गए और आज हम वो कोयला निकाल रहे हैं ईंधन के रूप में। तो इस प्रकार से ऊर्जा के स्रोत के लिए इनका उपयोग होता है। वायुमंडल का शुद्धिकरण, यानी वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उसके बदले में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और वह ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचती है और ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस कही जाती है। यह जीवों के जीने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से पेड़ पौधों द्वारा हमारा वायुमंडल क्या रहता है? शुद्ध रहता है। अब है बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करते हैं? तो पहला है बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। बाह्य कारक के अंतर्गत आता है प्रकाश, तापमान, जल, खनिज लवण। प्रकाश जो होता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता ही होती है, लेकिन हर तरह के प्रकाश में अलग अलग दर होती है। जैसे नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। हरे रंग में जो है सबसे कम होती है। अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और इंफ्रारेड प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह बहुत कम हो जाती है, उसको रेड ड्रॉप कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? रेड ड्रॉप। यानी इंफ्रारेड में जब प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत कम हो जाती है तो इसे रेड ड्रॉप कहते हैं। अब है दूसरा पॉइंट, तापमान। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और अब इसके बाद हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर दोगुनी होती है, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब तापक्रम बढ़ने लगता है तब प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? घटने लगती है। इसका मतलब है कि 35 डिग्री तक सही है, 40 तक भी, लेकिन 40 के ऊपर यदि तापक्रम जा रहा है तो दर क्या करेगी? घट जाएगी। जल को पौधे जमीन से जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और जल यदि पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, अच्छी रहती है। और यदि पानी की मात्रा कम है, पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। खनिज लवण, आयरन और मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये खनिज नहीं रहेंगे या इनकी मात्रा कम रहेगी तो ये क्लोरोफिल के अणुओं की संख्या कम होगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में आता पत्ती की संरचना कैसी है और पत्ती के अंदर स्टोमेटा की संख्या कितनी है और स्टोमेटा कैसे है, ढके तो नहीं है या उसमें पैलिसेड कोशिकाओं की जो मात्रा है वह पर्याप्त है कि नहीं है। कम है तो पर्णहरिम कम हो जाएंगे, अधिक है तो पर्णहरिम पर्याप्त रहेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की दर अच्छी रहेगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो बाह्य कारक में प्रकाश, तापमान, जल, खनिज लवण, और अंतः कारक में स्टोमेटा की संरचना और स्टोमेटा की संख्या।
अब आते हम हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर आधारित कुछ प्रयोग दिए गए हैं बच्चों। ये आपके प्रयोगात्मक जब परीक्षा होती है उसके लिए आप प्रयोग लिखते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कुछ प्रयोग हैं। जैसे पहला प्रयोग है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अभी पढ़ाया ही था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके लिए एक हम प्रयोग करते हैं कि एक बीकर लेते हैं चौड़ा, उसमें पानी भर लेते हैं और जलीय पौधा हाइड्रीला की पत्तियां लेते हैं, डंठल सहित रहती है, उनको कैंची से बराबर काट लेते हैं और उनको बीकर में रखकर एक कीप से ढक देते हैं और इस कीप के ऊपर पानी से भरी हुई एक परख नली उलट कर रख देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे कि चित्र किस प्रकार का है, बीकर कैसा है, बीकर में पानी और उसमें हाइड्रीला का पौधा और हाइड्रीला के पौधे के ऊपर कीप रखी है और उसके ऊपर पानी से भरी हुई परख नली रखी है। ये है बच्चों, दिखाई दिया? ये बीकर है, बीकर में जल है और ये नीचे हाइड्रीला का पौधा और उस पर ये कीप रखी हुई है। दिखाई दे रहा है? और ऊपर दिखा रहा है परख नली में ऊपर ऑक्सीजन। तो यानी इस उपकरण को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो कुछ देर के बाद इस परख नली में बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं और ये बुलबुले जैसे जैसे इकट्ठा होते जाते हैं तो उस परख नली का पानी नीचे गिरता जाता है और ऑक्सीजन उस परख नली में ऊपर की ओर इकट्ठी होती जाती है। और यदि बच्चों इस बीकर के पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा मिला दें तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, यानी जो बुलबुले ऑक्सीजन के निकलते हैं वो तेजी से निकलने लगते हैं, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट आप डालेंगे पानी में तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये चित्र आप देख लें और इस तरह का चित्र किताब में भी बना हुआ है। तो ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब इसमें जो परख नली में ऊपर गैस इकट्ठी होती है उसको टेस्ट करना होता है कि ये ऑक्सीजन गैस है कि नहीं है, तो परख नली को हटा करके उसके पास सुलगती हुई तीली ले जाती है, वह जलने लगती है। इससे पता चलता है कि इस परख नली में गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। बोर्ड की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि इस प्रयोग के बीकर के पानी में यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा थोड़ी डाल दें तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा मिला देने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन के बुलबुले तेजी से निकलने लगेंगे। अब दूसरा प्रयोग है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक या क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो इसके लिए एक क्रोटन की पत्ती लेते हैं, चितकबरी पत्ती देखा होगा, तो चितकबरी पत्ती रहती है जिसका कुछ भाग जो है गमले में लोग लगाते हैं या अपने गार्डन में लगाते हैं लोग, तो कुछ भाग उसका हरा रहता है, कुछ रंगहीन रहता है। और ऐसी पत्ती को ले करके हम क्या करेंगे, पहले उसे पानी से धो देंगे
धोकर पानी में उबाल देंगे और फिर उसे अल्कोहल में उबाल देंगे, और अल्कोहल में उबालने के बाद फिर उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे। हम ये देखेंगे कि पत्ती का कुछ भाग नीला हुआ और कुछ भाग नीला नहीं हुआ। पत्ती का वही भाग नीला होता है जो हरा था, क्योंकि हरे वाले भाग में क्लोरोप्लास्ट था, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और मंड बना, और मंड अगर है तो आयोडीन में कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और जो भाग हरा नहीं था, इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, जिससे वह भाग नीला नहीं हुआ। तो ये क्रोटन की पत्ती गमले में लगी रहती है, दिन भर पड़ी हुई है, तोड़ा और तोड़ करके उसका जो है आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो इस प्रयोग से, जैसे ये मैंने इसका चित्र दिया है, थोड़ा देखिए, ये क्रोटन की पत्ती है और जहां काला किया हुआ है वो रंगहीन भाग है, और जिसको छोड़ा है वो हरा भाग है। और जब इस पत्ती को गमले से तोड़कर टेस्ट करते हैं, और पहले इसको पानी में उबालेंगे, फिर अल्कोहल में उबालने से क्या होता है कि उसका क्लोरोफिल जो होता है वह अवशोषित हो जाता है, हरा रंग खत्म हो जाता है, और जब आयोडीन डालेंगे तो वही भाग नीला होगा जो हरा था, जो भाग हरा नहीं था वह नीला नहीं होता है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि मंड बनने के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित आवश्यक है। अगला प्रयोग है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रयोग को मोल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इस प्रयोग को हम मोल का प्रयोग भी कहते हैं। ये इसका चित्र है, देखिए ऊपर है, ये एक बोतल है, चौड़े मुंह वाली बोतल है, उसमें थोड़ी मात्रा कास्टिक पोटास की डाल देते हैं और बोतल के मुंह पर कार्क लगाते हैं और चाकू से तिरछा छेद कर लेते हैं। गमले में एक लगा हुआ पौधा लेते हैं जो 48 घंटे तक अंधकार में रखा गया रहता है, और फिर उस पौधे की पत्ती को बोतल के अंदर डालते हैं, इस प्रकार से कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और आधा भाग बोतल के बाहर हो, और इसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। और फिर कुछ देर बाद या शाम को पत्ती को तोड़ करके बोतल से निकाल करके उसका मंड टेस्ट करते हैं। मंड टेस्ट के लिए वही प्रक्रिया है, पहले उसे पानी में उबालेंगे, फिर अल्कोहल में उबालेंगे, रंगहीन हो जाएगी, और उस पर फिर आयोडीन का घोल डालेंगे। तो आयोडीन का घोल डालेंगे तो देखेंगे हम कि पत्ती का, बगल में चित्र बना हुआ है कि पत्ती का जो भाग बाहर था बोतल के वह नीला हो गया, और जो भाग अंदर था वह नीला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भाग बोतल के अंदर था उसमें कास्टिक पोटास रखा था बच्चों, और कास्टिक पोटास की विशेषता होती है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बोतल के अंदर नहीं मिली पत्ती को तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, उसमें मंड नहीं बना, इसलिए वह भाग नीला नहीं हुआ। लेकिन जो भाग पत्ती का बाहर था उसे वायुमंडल से क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड मिली, सूर्य का प्रकाश मिला, गमले से पानी मिला, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और वह भाग नीला हो गया। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि मंड बनने के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब अगला प्रयोग है बच्चों
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसके लिए गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं जो 48 घंटे तक अंधकार में रख देते हैं और पौधे की एक पत्ती पर, क्या कहते पत्ती है तो इस पर बीच में काला कागज लपेट देते हैं, पिन लगा देते हैं बीच में और दोनों तरफ खुला रखते हैं और फिर इस पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। अब दिन भर सूर्य के प्रकाश में रहता है। फिर शाम को उसकी पत्ती तोड़ते हैं और पत्ती तोड़ करके और उसका मंड परीक्षण करते हैं। मंड परीक्षण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि मंड परीक्षण का तरीका वही, पहले पानी में उबालते हैं, फिर अल्कोहल में उबालते हैं और वह रंगहीन हो जाएगी, फिर उसको उसके ऊपर आयोडीन का घोल डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो भाग पत्ती का काले कागज से ढका था वह नीला नहीं हुआ और जो खुला था वह नीला हुआ, क्योंकि जो ढका हुआ था उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं मिला और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, जिससे मंड नहीं बना। इससे यह सिद्ध होता है कि मंड बनने के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसका भी चित्र ये है बच्चों, इसका चित्र ये देखिए, नीचे जो पौधा बना है उस पौधे की एक पत्ती पर काला किया हुआ है, यानी कि काला कागज उस पर लपेटा गया है। तो जो बीच में जो दूसरी तरफ पत्ती है जिसमें आयोडीन टेस्ट का दिखा रहा है कि बीच में वह भाग नीला नहीं हुआ है और ऊपर और नीचे क्या हो गया है, नीला हो गया है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये 4 प्रयोग बताया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर आधारित है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, जिसमें प्रकाशी अभिक्रिया, अप्रकाशी अभिक्रिया, फिर है प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, प्रकाश संश्लेषण पर आधारित ये प्रयोग कौन कौन से हैं, इन सबको बताया। एक चीज इसमें रह गई कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा वाले जो पदार्थ बनते हैं एटीपी और एनएडीपी। एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, वो क्या करता है, हमेशा हाइड्रोजन आयनों को ये ग्रहण करता है और NADPH2 में अपचयित हो जाता है। और एटीपी जो होता है इसमें एडेनोसिन होती है और एडेनोसिन में एडेनिन, नाइट्रोजनी क्षार तथा ये राइबोस शर्करा होती है और इनको जब फास्फेट का एक अणु जुड़ जाता है इनसे तो बन जाता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एडिनोसिन मोनोफास्फेट से जब एक अणु और जुड़ता है तो एडिनोसिन डाइफास्फेट और एक अणु और जुड़ता है तो बन जाता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। और एटीपी का जो प्रयोग है हमेशा ऊर्जा के लिए हर जगह होता रहता है, इसलिए आप कहें कि एटीपी ऊर्जा का धनी पदार्थ होता है और सिक्के की तरह से इसका उपयोग हमेशा होता रहता है। तो इस तरह से बच्चों ये पौधों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में हमने आपको बताया। अब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और जो चीज नहीं आएगी वह हमसे आप पूछेंगे। तो वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना मत लिखें या कोई क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आता है तो उसे लिखें, जिससे हम उसका उत्तर आपको देते रहेंगे। गुड बाय, थैंक यू बच्चों।